हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ड्रैगोस रूल कंप्लीट किया था, आज हम करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है, आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब एक ऐसी बॉन्डिंग जिसमें हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के द्वारा बनाई गई बॉन्डिंग। बट बात यह है कि हाइड्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, आखिरकार किसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए ध्यान से सुनना, जब भी कोई हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है, जब भी कोई हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिंपल सा है ना, ज्यादा कोई टफ नहीं है। अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन अगर इनके साथ बॉन्ड बनाता है ना, यानी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब बॉन्ड बना लेता है तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, देन this type of bonding is called, this type of bonding is called hydrogen bonding। सो ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग करता है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये तो हमने डेफिनेशन देखी, अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब हो सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहली कंडीशन क्या है कि जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है या फिर जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि उस मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी, क्या कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कि अगर मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, अगर ये है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग कर लेगा जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब कंडीशंस कुछ इस प्रकार से है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे एक मॉलिक्यूल हमारे पास है HF, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल ले लेकर हम HF, तो देखो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करना, हमने जब पॉलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो ना
जिसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में एटम क्या करता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है। अब देखो, तो जब ऐसी कंडीशन हो गई ना, अब देखो फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो जब एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ना एटम हो जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में क्या होने लगती है, अट्रैक्शन होने लगता है। यहाँ पर क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसका साइज छोटा होना चाहिए और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी जगह अभी अगर हम क्लोरीन ले लें, तो क्लोरीन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल थोड़ी नहीं है। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है ना, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज बड़ा होगा तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इजीली बॉन्ड नहीं बना पाएगा, यानी वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी, जब एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, बट उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हाइड्रोजन और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों आपस में क्या करने लग जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। अब हमने तो देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं और उसके लिए कंडीशन क्या क्या है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग and second one is intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब है तो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर, ध्यान रखना, इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग, और मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल। तो अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू different or same molecule, then it is known as intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से सुनना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, यानी व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट और सेम मॉलिक्यूल, देन इट इज नॉन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे दो अलग अलग कैसे, मान के चलिए एक तरफ तो है वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, एक तरफ है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब सबसे पहली बात तो क्या इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, कंडीशन क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरी तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका साइज छोटा हो वो होना चाहिए। तो है भाई यहाँ पर फ्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जिसका साइज भी क्या है, छोटा है, और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो
इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है ना, एक तरफ तो वाटर है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF मॉलिक्यूल है। तो ऐसी बॉन्डिंग जिसमें मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर जरूरी नहीं है कि दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट ही हो, दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, अगर दोनों मॉलिक्यूल ही कैसे हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, उसे भी हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इंटर का मतलब ये नहीं है कि दो मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, नहीं। हाँ, ये कंडीशन जरूर है, इंटर का मतलब ये जरूर होता है कि दो मॉलिक्यूल अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और वो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देख ही लिया था, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में बॉन्डिंग, और दो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इंट्रा का मतलब सेम मॉलिक्यूल, या फिर यूं कह दूं मैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यानी विद इन मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। इंट्रा का मतलब क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहेंगे, ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन से अगर OH जोड़ते तो इसे बोलते हैं फिनोल। अब ये बन गया फिनोल। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखो, इसे बोलते हैं, एक चीज थोड़ी ध्यान रखना, ये तो हो गई बेंजीन, ये राउंड का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बॉन्ड्स को बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इस टाइप से प्रेजेंट रहते हैं बेंजीन में बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, जब बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं फिनोल, ठीक है। ये तो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन होती है, ये दोनों मेटा पोजीशन, और इसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ऑर्थो नाइट्रो, और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, फिनोल, तो ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। अब चेक करो पहले तो इसमें कि क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। आपको कंडीशन पता ही है, एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए और एक तरफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देखो, बिल्कुल है भाई, एक तरफ तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास में दूसरी तरफ क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो जब एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुई है, यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट नहीं किया ना। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है तो इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके से हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंटर का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल। और
हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है, जिसे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंट्रा का मतलब ध्यान रखना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने एग्जांपल में देख लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो ये बॉन्ड तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होता है आयनिक बॉन्ड, देन उसके बाद में कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, देन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक वीक बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड के सिमिलर ही है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या देखा था कि दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम क्या करते थे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते थे। ये था कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि HCl में भी हमने देखा था। ठीक है ना, HCl में क्या था, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं था इनमें। तो दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो ऐसा ही कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी क्या होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और ये भी दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर देखो क्लोरीन का साइज बड़ा है ना, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंडीशन देखी थी हमने कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, जो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, उसका साइज हमेशा छोटा होता है या फिर छोटा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बट हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी सारी केमिकल रिएक्शन में और बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज में लिया जाता है। काफी मतलब केमिकल रिएक्शंस में, काफी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यूज में लिया जाता है। इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और क्या क्या एप्लीकेशन है? एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस भी मॉलिक्यूल में पाई जाती है, वो मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में होना चाहिए, या तो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए या फिर लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। वो कभी भी गैसियस स्टेट में होना नहीं चाहिए। यानी जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वो मॉलिक्यूल या तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है या फिर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वो मॉलिक्यूल कभी भी गैसियस स्टेट में पाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ना, बॉन्ड बन गए, तो गैसियस स्टेट में जाएगा ही नहीं वो। इसके अलावा थर्ड चीज क्या है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका रीजन क्या है? क्यों भाई, है तो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, दोनों में ही हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। फिर इंट्रामोलिकुलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, इंटरमोलिकुलर क्यों नहीं होती? उसका रीज़न क्या है? देखो, इंटरमोलिकुलर में हमने देखा था ना कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है ना। जबकि इंटरमोलिकुलर में हमने क्या देखा था कि भाई दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे, ठीक है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना विद इन द मॉलिक्यूल, तो ये किलेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। किलेट किसे कहते हैं?
किलेट मतलब बड़ा मॉलिक्यूल। जब एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं ना, बहुत सारे बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे किलेट मॉलिक्यूल कहते हैं। किलेट का मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, है ना। और ध्यान रखना किलेट कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू अदर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उनमें बहुत सारी बॉन्डिंग्स पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो बिकॉज जैसे ही OH वाले हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली ना, तो अब बहुत सारे बॉन्ड बन गए ना यहाँ पर, मतलब एक तरह से गुच्छा सा बन गया बॉन्ड्स का, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं किलेट। इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं किलेट कंपाउंड। और जब भी किसी जहाँ पर भी आपको किलेट कंपाउंड दिख जाए ना, वो हमेशा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। यही रीजन है, बिकॉज इंट्रामोलिकुलर में किलेट कंपाउंड बन जाता है ना, किलेट कॉम्प्लेक्स, इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है ये बॉन्डिंग और स्टेबल भी होते हैं भाई ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम फोर्थ कंसेप्ट क्या है, फोर्थ कंसेप्ट ये है कि जिन भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल। तो ध्यान रखना, जिन भी कंपाउंड में, जिन भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। रीजन क्या है, वाटर में क्या है, HOH, वाटर में हाइड्रोजन होता है ना। तो जिन भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वो क्या करेंगे, जैसे वाटर में डालेंगे, घुल जाए, वाटर में डाला जाएगा ना उन कंपाउंड्स को, तो वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे और उसमें पूरी तरह से घुल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा था, जैसे इथेनॉल ले लो, CH3CH2OH, इसको इथेनॉल क्यों बोला, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और जहां OH लग जाता है OH के लिए हम यूज में लेते हैं ओल, तो इथेन प्लस ऑल एथेनॉल। तो जब एथेनॉल को हम वाटर में डालते हैं ना, तो जैसे ही एथेनॉल को वाटर में डाला, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब एक तरफ हाइड्रोजन आ गया, दूसरी तरफ ऑक्सीजन आ गया ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये तुरंत ही क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे और एथेनॉल क्या हो जाएगा, पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। तो यही रीजन है कि एथेनॉल, अल्कोहल और HF, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण ये पानी में, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, इजीली घुल मिल जाते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि कोई मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल है क्यों, कोई भी मॉलिक्यूल दे दे और वो अगर वो कह दे कि मतलब वाटर में सॉल्युबल है क्यों, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है क्यों, तो ध्यान रखना, अगर उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी, पानी में घुलने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होगी। फिफ्थ एप्लीकेशन है कि जिन भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है। ध्यान रखना, जिन भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनके मेल्टिंग पॉइंट और उनके बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी मतलब पदार्थ, सब्सटेंस मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट कर दे, और बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर कोई चीज़ उबलना स्टार्ट हो जाए। तो जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से उस मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होंगे। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, तो ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन ने क्या, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या बन रहा है, थोड़ा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, तो इजीली टूटेंगे ये बॉन्ड। माना अदर बॉन्ड से तो ये वीक होते हैं, बट देखा जाए तो आपस में तो स्ट्रॉन्ग ही है ना ये बॉन्ड, तो अब इजीली नहीं टूटेगा।
अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई लगेंगे। तो बस यही रीज़न है कि जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी ना, तो बॉन्ड बन रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होंगे। यही रीज़न है कि जो वाटर होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि वाटर में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। लास्ट है इसमें एक चीज, एक यहाँ से मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, यहाँ कर लेते हैं हम, आपको शायद नीचे ना दिखे इतना, कि H2O तो रूम टेम्परेचर पर वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ऐसा क्यों भाई, दोनों ही एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ऑक्सीजन फैमिली में आता है सल्फर भी, तो H2 और H2S दोनों सेम ही होने चाहिए। फिर H2O तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, पानी तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना रूम टेम्परेचर पर, और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कैसे, ये एक वाटर मॉलिक्यूल और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में क्या पाई गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण रूम टेम्परेचर पर वाटर कौन से स्टेट में रहता है, लिक्विड। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पे बात की थी कि जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो तो या तो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा या फिर लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो बिकॉज वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसीलिए वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। जबकि H2S की अगर हम बात करें तो H2S में देखिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती। क्यों, देखो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बिल्कुल है, बट कंडीशन क्या थी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, और सल्फर का साइज तो क्या होता है, ऑक्सीजन से बड़ा होता है ना। तो बड़ा साइज होने की वजह से ही यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो H2S रूम टेम्परेचर में गैसियस अवस्था में पाया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन देखी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है, और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखे, और कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखा जहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन की बात की। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, क्यों, तो आपको रीज़न बता दिए यहाँ पर। सेकेंड कि वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों, तो इसका रीज़न हमें पता है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एथेनॉल वाटर में सॉल्युबल होता है, क्यों, तो कोई भी मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल कब होगा, जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी तब। और फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है कि H2O, और ये क्वेश्चन आया पहले से भी आ चुका है एग्जाम में, कि H2O रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड स्टेट में होता है और H2S रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होता है, क्यों, इसका रीजन भी हमने देख लिया। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसलिए गैसियस स्टेट में रहता है। रूम टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर, ऑलमोस्ट जो रूम का टेम्परेचर होता है ये 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमने कर लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इसी के साथ आगे हम और भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट करेंगे। हमें चैप्टर कंप्लीट करने की जल्दी नहीं है, हमें तो ये देखना है कि टॉपिक को हम इस प्रकार से समझें कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।